हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। और कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर स्टार्ट किया था, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर होता क्या बेसिकली, है ना। और इसमें हमने थोड़ा आपको लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर की डेफिनेशन बताई थी, है ना। तो उसको डेफिनेशन को ना बता के मैं सिर्फ आपको लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर लिख के जस्ट आपको ज्ञान दूंगा कि लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर से किस तरीके से चीज़ें हम मैनेज करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था कि लिमिट, है ना, अगर लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन लिखा है और एक लिखा होता है लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्सन, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन ऐसे लिख सकते हो और लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्सन ऐसे लिख सकते हो। तो जब इन्फीमम निकालते हैं तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इन्फीमम, लिमिट इन्फीरियर है वो, इन्फीमम निकालते हैं किसका, जो एक्सन वाली टर्म्स होती हैं, डॉट डॉट डॉट। फिर जब इन्फीमम आ जाता है उसके बाद उसका हम सुप्रीमम ले लेते हैं। क्लियर। और जब सुप्रीमियर लिमिट सुपीरियर निकालना होता है तो सबसे पहले हम सुप्रीमम निकालते हैं उन्हीं एक्सन वाली टर्म का, जब वो आ जाती हैं तो उसके बाद हम उनका इन्फीमम ले लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन होती। ठीक। इस पे हमने -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल कराया था। हमेशा याद रखो, जब भी आपको सीक्वेंस दी जाए और वो सीक्वेंस कैसी हो, बाउंडेड सीक्वेंस दी जाए, वो बाउंडेड हो, तो आप क्या करो, उसे n इवन में तोड़ लो और n ऑड में तोड़ लो। जैसे इवन और ऑड में तोड़ोगे तो जो छोटा वाला टर्म होगा वो लिमिट इन्फीरियर होगा और जो बड़ा वाला टर्म होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा। जैसे हमने एक्सन को लिया था उस दिन -1 की पावर n, तो अगर n इवन आएगा तो 1 होगा, n ऑड आएगा तो +1 -1 आएगा, है ना। n का इवन होना, n का ऑड होना ये बताता है। अब इसके अंदर देखो -1 छोटा है तो ये हो जाएगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन, +1 बड़ा है तो ये हो जाएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन। बस खत्म, इतना ही हमने निकलवा के बताया था उस दिन, लेकिन इसको डेफिनेशन वाइज बताया था, आज शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरी सीक्वेंस जैसे मिले, एग्जाम्पल देखो, एक्सन बराबर -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, तो ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आप क्या करो, जब भी -1 की पावर समथिंग आपको सीक्वेंस के अंदर दिखे, आप क्या करो, उसे इवन और ऑड में तोड़ो। यहाँ पे लिखो जब n इवन है, यहाँ पे लिखो जब n ऑड है। जब इवन है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, जब ऑड है तो आएगा -1 अपॉन n स्क्वायर। मतलब ये जो सीक्वेंस है एक्सन, ये कन्वर्ट हो गई ऐसी, 1 अपॉन n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर। यक्स एन जब हमारे पास इवन है और n हमारे पास जब ऑड है। ठीक है। क्लियर। अब देखो, जब लिमिट लोगे ना, लिमिट आप निकालोगे सुप इन्फीरियर ऑफ एक्सन, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 अपॉन n स्क्वायर। इसको निकालोगे तो 0 आएगा। फिर निकालोगे लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन, बड़ा वाला टर्म ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे लिमिट inferior of xn is equal to limit superior of xn, that is 0। अगर ऐसा हो जाता है कि लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। ओके, ये बात समझ पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जैसे दूसरी सीक्वेंस हम ले लेते हैं और एक एग्जांपल, जैसे एक्स एन बराबर हमारे पास है -1 की पावर n 1 + 1/n। इसी तरीके से आसान एग्जाम्पल आएंगे, बहुत कठिन आप लोगों से एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे। ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल दिखे, आपको क्या करना है, उसे इवन और ऑड में तोड़ना है। जैसे इवन में तोड़ोगे तो +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1/n आ जाएगा जब n इवन है, और माइनस टाइम्स 1 + 1/n आ जाएगा जब n ऑड है, ये हो जाएगा। ठीक। तो जब हमको लेना है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन, तो हमको लेना पड़ेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो छोटा वाला टर्म है, -1 + 1/n। जैसे n की जगह इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, -1 आएगा। और निकालना है आपको लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन, तो ये हो जाएगा लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको 1+1/n है यहाँ पे, जैसे इन्फिनिटी रखोगे 1 आ जाएगा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर सेम नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ये लिमिट, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्स नहीं करेगी, डाइवर्स करेगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, ये इसी टाइप के बहुत छोटी छोटी सीक्वेंस आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी सीक्वेंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस चीज़ों को आराम से आपको समझ के करते रहना है। ठीक, कुछ इनइक्वलिटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको रिजल्ट वाइज लिख लो। ठीक, मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, बस याद कर लीजिए। पहली इनइक्वलिटी ये है कि अगर एक्सन सीक्वेंस है रियल नंबर की, अगर एक्सन कोई भी सीक्वेंस है और किसकी सीक्वेंस है, रियल नंबर की, तो कह रहा आप निकालेंगे लिमिट इन्फीमम इन्फीरियर जो एक्सन निकालते हैं और जो लिमिट सुपीरियर जो एक्सन निकालते हैं, तो हमेशा जो सुपीरियर होता है वो लिमिट इन्फीरियर से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर आएगा। ठीक, ये एक रिजल्ट होता है। दूसरी बात हमारे पास है कि अगर एक्सन और दूसरा है एक्सन कामा वाई एन, जब भी सीक्वेंस लिखो ना इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, R2 सब सीक्वेंसेस, R2 सब सीक्वेंसेस, अगर हमारे पास ये कोई दो सब सीक्वेंसेस हैं, ठीक, और कैसी सब सीक्वेंसेस हैं, R2 बाउंडेड सब सीक्वेंसेस, दोनों के दोनों बाउंडेड है, सच डैट कंडीशन ये है कि एक्सन के सारे टर्म वाई एन से छोटे हैं या तो बराबर है। देन अगर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पहली बात यह है कि जो लिमिट सुप्रीमम होगा एक्सन का, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्सन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या होगा, इसमें लगा दो लिमिट सुप्रीमम ऑफ वाई एन, मतलब जो वाई एन का लिमिट सुपीरियर होगा वो एक्सन के लिमिट सुपीरियर से बड़ा होगा। इसी तरीके से दूसरी बात, जब इन्फीरियर वाली बात हम करते हैं, है ना, इन्फीमम, जैसे मान लो इन्फीमम भी अगर निकालोगे तो उसमें भी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी कि लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन से बड़ा होगा क्या, लिमिट इन्फीमम ऑफ वाई एन। क्लियर, तो अगर कोई दो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं तो उनके बीच में ये वाले दो रिजल्ट होल्ड करते हैं। अगर एक्सन लेस आर इक्वल टू है तो दोनों तरफ आप एक बार सुप्रीमम लगा दो सुपीरियर और दोनों तरफ एक बार इन्फीरियर लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से तीसरा रिजल्ट ये आता है कि इफ एक्सन एंड वाई एन, अगर एक्सन और वाई एन दो बाउंडेड सीक्वेंस है, कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड, देन आपको निकालना है लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन प्लस वाई एन, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन प्लस वाई एन, अगर आपको ये निकालना है तो क्या होगा, लेस आर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ वाई एन। मतलब ये ऐसे होता है जैसे मॉड फंक्शन नहीं ब्रेक होता लेस आर इक्वल टू में, उस तरीके से इसकी इनइक्वलिटी आती। अगर आपको इन्फीरियर निकालना है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन का, तो ये इस तरीके से होता है, लिमिट इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इन्फीरियर ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट इन्फीरियर ऑफ वाई एन। क्लियर, तो ये दो रिजल्ट और हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। चौथा रिजल्ट ये आता है जो अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है आर की तो कन्वर्स करेगी। लिखो लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड sequence in R, then xn converges, अगर एक्सन बाउंडेड सीक्वेंस है आर में तो कन्वर्स करेगी इफ एंड ओनली इफ, कहाँ पे कन्वर्स करेगी, लिमिट ऑफ एक्स इन्फीरियर बराबर लिमिट ऑफ एक्सन का सुपीरियर बराबर क्या हो जाए, लिमिट ऑफ एक्सन। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होगी, ये सीक्वेंस कन्वर्स करेगी, अदरवाइज सीक्वेंस कन्वर्स नहीं करेगी। क्लियर, 5 नंबर देखो, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है देन एक्सन हैज
द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, मतलब अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक्सन के पास दो लिमिट पॉइंट होंगे, एक लिमिट पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट एक लिमिट पॉइंट होगा लीस्ट यानी सबसे छोटा, और दूसरा लिमिट पॉइंट होगा ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो। ठीक, तो कह रहा है जो लिमिट इन्फीरियर होगा ए एक्सन का, वो क्या आएगा, लीस्ट लिमिट पॉइंट, है ना, द लीस्ट लिमिट पॉइंट, द लीस्ट लिमिट पॉइंट। और अगर लिमिट सुपीरियर आपको देखना है एक्सन का, तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। जैसा कि हमने दो तीन एग्जांपल लेके आपको बताया ना कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस आप मिल जाए तो इवन ऑड में तोड़ो, तो देखो उसमें जो बड़ा वाला लिमिट पॉइंट होता था उसे हम सुपीरियर मान लेते थे, और जो छोटा वाला होता है उसे हम लिमिट इन्फीरियर मान लेते हैं। 6 नंबर देखो, अगर मान लो एक्सन है, ये दो तरीके से होगी। अगर ये बाउंडेड, ये बाउंडेड, ये क्या है, एक्सन हमारे पास बाउंडेड बिलो है, या तो होगी ये बाउंडेड अब अगर बाउंडेड बिलो है इसका मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो है तो ये अनबाउंडेड अबव होगी, क्या होगी, अनबाउंडेड अबव, मतलब बाउंडेड अबव नहीं होगी। अगर ये बाउंडेड अबव है यानी ये बाउंडेड बिलो नहीं होगी, यानी ये अनबाउंडेड बिलो होगी, यानी अनबाउंडेड बिलो। चाहे आप अनबाउंडेड बिलो कहें या बाउंडेड अबव, बात एक ही है, चाहे आप बाउंडेड बिलो कहें या अनबाउंडेड अबव। तो अगर अनबाउंडेड अबव कह रहे हैं तो इस वाली सीक्वेंस का यानी लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी। कि नीचे से बाउंड है ऊपर से बाउंड नहीं है, तो सुपीरियर क्या होगा, इन्फिनिटी। और ये ऊपर से बाउंड है नीचे से बाउंड नहीं, तो ये इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, एक्सन का माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया, ये पूछ लिए जाते हैं जितने पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा ही जाएगा। क्लियर, ओके। अगर हमारे पास कोई दो बाउंडेड सीक्वेंस है, लिखो एक लास्ट इसका पॉइंट है, इफ एक्सन एंड वाई एन टू बाउंडेड सीक्वेंस, टू बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई दो बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम कैसे इसके कुछ रिजल्ट लिखेंगे। आप लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन और लिमिट इन्फीरियर ऑफ वाई एन, दोनों सीक्वेंस का जो मल्टीप्लाई है वो लेस आर इक्वल टू होगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन वाई एन, प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, इस तरीके से हम लेस आर इक्वल टू में तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा ये है कि अगर लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन वाई एन है तो इसे लेस आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिमिट सुपीरियर ऑफ वाई एन, यानी एक का इन्फीरियर एक का सुपीरियर। अगर ऐसे तोड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से तोड़ रहे हैं तो ऐसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन और साथ में लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन वाई एन, इस तरीके से है तो हम क्या लिखेंगे इसे, लेस आर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन और वाई एन। चौथा इसका रिजल्ट ये आता है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन वाई एन अगर है तो इसे लेस आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिमिट सुपीरियर ऑफ वाई एन। कहने का मतलब अगर ये वाली टर्म है, ये वाली सीक्वेंस और एक ये वाली सीक्वेंस, ये दोनों तो सेम चलती हैं, अगर इन्फीरियर है सुपीरियर है तो सुपीरियर आएगा, इन्फीरियर है तो इन्फीरियर आएगा, लेकिन इन दोनों सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव है, उनको अपने हिसाब से देख के लर्न कर लीजिएगा। ओके, गॉट इट। तो ये इतने हमारे पास इसमें रिजल्ट है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर में। और लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर होता क्या है वो मैंने बाउंडेड सीक्वेंस से आपको समझा दिया है। जैसे कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे देखिएगा, कंसीडर द सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको दिया है ए एन बराबर 1 + -1 की पावर n 1/n का होल पावर क्या है n। ठीक, देन ऑप्शन बना के दिया है पहला कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन बराबर लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन बराबर 1। दूसरा ऑप्शन बना के दिया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन बराबर लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन बराबर ई। तीसरा ऑप्शन दिया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन बराबर लिमिट
इन्फीरियर ऑफ ए एन बराबर 1/e, और चौथा ऑप्शन बना के दिया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन बराबर e एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन बराबर 1/e। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? जस्ट सिंपल थिंग, आपको देखना है सबसे पहले गौर से ए एन को। अगर ए एन के अंदर -1 की पावर n आता है तो ट्राई करना कि उसे कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में तोड़ लो। सर आई डोंट नो व्हाट इज़ द कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। नो प्रॉब्लम, अगर आपको कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में किसी भी क्वेश्चन को तोड़ना है, इसका मतलब ये हो गया कि उसको दो सीक्वेंसेस में ब्रेक करना है, एक तो इवन में एक ऑड में। दो ही सीक्वेंस कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर इसे इवन में तोड़ोगे तो ये आएगा 1, ये जो n है -1 की पावर, ये प्लस हो जाएगा 1/n की पावर n। जब ऑड में तोड़ोगे तो आएगा 1 - 1/n की पावर n। जब n इवन है और n जब ऑड है। ध्यान दो, ये वाला जो टर्म है लिमिट जैसे लोगे e पे कन्वर्स करेगा, ये वाला टर्म जो है e की पावर -1 पे कन्वर्स करेगा। यहाँ पे जो होता है, ये बात पता है? तो बड़ा टर्म क्या है? ये तो जो बड़ा आता है वो लिमिट सुपीरियर होता है, यानी e लिमिट सुपीरियर होगा, और 1/e जो हो जाएगा ये लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सीक्वेंस दी जाएगी तो वहाँ से आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से सीक्वेंस दी जाएगी, बहुत कठिन आपको सीक्वेंस बना के नहीं दी जाएगी, है ना। कभी कभी आएगा इस तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 - n स्क्वायर की पावर n इक्वल्स, ऑप्शन बना देगा ए 1, ऑप्शन बी e की पावर -1/2, ऑप्शन सी e की पावर -2, ऑप्शन डी e की पावर -1। कैसे करना है? जो आपको सीक्वेंस दी जाए बड़े प्यार से उसको समझना है। इसको हम 1 + 1/n लिख सकते हैं और इसको हम 1 - 1/n लिख सकते हैं। दोनों की पावर n कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बताओ। क्योंकि अगर पावर ऊपर सेम है तो नीचे के प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब ए ई की तरफ कन्वर्स करेगा, ये e की पावर -1 की तरफ कन्वर्स करेगा, e गुणे 1/e कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। ऑप्शन ए इज ट्रू, बाकी सारे के सारे गलत। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई बहुत बड़ा ऊपर से क्वेश्चन नहीं बना देंगे। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेट px बी अ पॉलिनोमियल, अगर px पॉलिनोमियल है इन द रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5 डिग्री 5, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी px अपॉन 2 की पावर n इज, क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। अब इसके बारे में आपको बताना है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि px एक पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल है, रियल वेरिएबल का है, जिसकी डिग्री 5 है। तो px 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, ये 4x की पावर 4, ये 5x की पावर 5, इस टाइप का 5 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होगा। अब इस px को डिवाइड करना है 2 की पावर n से, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर n से, फिर इसमें कंसीडर कर लेना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लगा देना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ध्यान दो, इस पॉलिनोमियल को आप और इसको, जैसे ही आप यहाँ पे x ले लो या n ले लो, नीचे 2 की पावर x होगा, ठीक, 2 की पावर x, जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे, ऊपर इन्फिनिटी होगा, नीचे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, एल हॉस्पिटल रूल बना दोगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से नीचे वाला एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा 2a2x, इस तरीके से टर्म आती चली जाएंगी। अब इसको जब करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन इसका आएगा। तो ऐसे आपको 5 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो ऊपर वाला जो टर्म होगा 5 बार करोगे तो यहाँ आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, और ये 5, इस तरीके से लास्ट में नीचे टर्म आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x और log 2 की पावर 5, इस तरीके से। अब x को जैसे इन्फिनिटी ले जाओगे, ये इन्फिनिटी हो गया, ऊपर एक पॉजिटिव नंबर है तो किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो आंसर शुड बी सी, बाकी सारे के सारे
गलत। समझ पा रहे हो कि नहीं? आई थिंक ये बेहतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है व्हाट इज कॉसी सीक्वेंस, है ना। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इन आर तो कॉसी भी होगी आर के अंदर, तो कॉसी होती क्या उसके बारे में जानना है। कॉसी सीक्वेंस समझते रहोगे, मजा आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। कॉसी सीक्वेंस ये होती है कि जैसे एक्सन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक, इसको हम कह रहे हैं इज सेड टू बी कॉसी, इज सेड टू बी कॉसी, इसको हम कॉसी सीक्वेंस कह रहे हैं। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n such that xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। एक्सएन को हम कॉसी सीक्वेंस कहेंगे अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए, यहाँ पे एक्स एम माइनस एक्स एन, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा एन मिले जहाँ पे दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स एम माइनस एक्स एन, दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल एन कामा एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट के लिए, ठीक। तो उस केस में हम एक्सएन को कॉसी बोलेंगे। फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ एम एन द टर्म सीक्वेंस आर क्लोज टुगेदर, है ना। यहाँ पे एक बात और लिख लो, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एम कामा एन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर क्लोज टुगेदर, ठीक है। कि एक्सएन को हम कॉसी सीक्वेंस कहेंगे अगर हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक हमको ऐसा एन मिल जाए, एक हमको ऐसा एन मिल जाए जिसके लिए दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल एन कामा एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट के लिए, ठीक। अब ये होती है कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब आता है कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये याद करनी है, डेफिनेशन पूछी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये क्या होगा, जैसे एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, लिखो अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, लिखो अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for the convergence of a sequence, xn is that for each epsilon positive there exist m in natural number such that, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर आर इक्वल टू वन। दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ कॉसी जनरल प्रिंसिपल। मतलब ये हुआ कि कॉसी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्ज कब करेगा, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि एक्सन के लिए हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन एप्सिलॉन से क्या हो, लेस हो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर आर इक्वल टू वन के लिए, तब जाके वो कॉसी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। और अगर कॉसी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जस्ट सिंपल ये होगा कि हर एक एप्सिलॉन के लिए ये वाली बात ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए वो कन्वर्ज नहीं करेगी। जैसे सोच के देखो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक सीक्वेंस का, जैसे एक्स एन बराबर हमारे पास सीक्वेंस है 1/2 1/3 प्लस डॉट 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 1/n। अगर मैं एप्सिलॉन बराबर 1/2 चूज कर लूँ, पी बराबर यम चूज कर लूँ और एन बराबर यम चूज कर लूँ, ठीक। हमको यही तो दिखाना, एक्स एन
क्या दिखाना है, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो अगर हमने क्या किया है, यक्स पी बराबर हमने चूज किया है यम, पी बराबर हमने चूज किया है यम, और एन बराबर एम चूज किया है, तो यम प्लस यम माइनस एक्स एम, तो ये हो जाएगा यक्स टू यम माइनस का एक्स एम, ये आएगा जस्ट सिंपल एक्स टू यम, जो भी टर्म हो एक्स के अंदर टू एम रखो, जैसे वन प्लस वन बाई टू डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे वन बाई एन है तो इसको हम टू एम रखेंगे, माइनस एक बार एम रखो वन, माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे तीन, प्लस डॉट माइनस डॉट 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 माइनस वन बाई एम, इस तरीके से टर्म आएंगी, वन से टू वन बाई एन तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, वन बाई टू एम बचेगा। क्लियर? एक्स टू एम, एक्स टू एम है, नहीं 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 ऐसे नहीं करोगे, ये हटाओ, इसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इसको सही करते हैं। देखो एक्स टू एम माइनस एक्स एम आया है ना, एक्स टू एम माइनस का एक्स एम आया, एक्स टू एम माइनस एक्स एम, और जो एक्स एन हमको दिया गया है तो हमें क्या करना है, एन की जगह पे रखना है यम, तो जैसे एन की जगह पे यम रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यम, आएगा ना, यानी हो जाएगा यक्स यम, ये हो जाएगा वन प्लस एक बटे दो से लेके ये हो जाएगा वन बाई यम, पीछे वाला टर्म आएगा वन बाई यम माइनस वन, इसके पीछे वाला आएगा वन बाई यम माइनस टू, और जब करोगे यक्स टू यम तो ये आएगा वन प्लस वन बाई टू डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा एम की जगह पे टू एम आ जाएगा इससे, प्लस ये जाएगा वन अपॉन टू एम माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एम माइनस टू, इस तरीके की टर्म आएंगी, ठीक, और टू एम माइनस थ्री इस तरीके से, और जब इससे आप इसको हटाएंगे डिलीट मारेंगे ना कि आप एक्स टू एम माइनस एक्स एम करोगे तो आपके पास बचेगा वन अपॉन एम माइनस वन प्लस वन अपॉन एम माइनस टू से लेके टर्म बचेंगी वन अपॉन टू एम तक की, ठीक है, ये बचेगा जब एक्स टू एम से एक्स एम को माइनस करोगे आप, ठीक। अब देखो ये जो है वन अपॉन एम माइनस वन हमेशा बड़ा होगा किससे, वन अपॉन टू एम से, कन्फर्म बड़ा होगा ना, क्योंकि हमको पता है m माइनस वन छोटा होता है किससे, टू एम से, तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टू एम, सबको वन अपॉन टू एम से हमने लेस कर दिया, डॉट 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 वन अपॉन टू एम, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये कितने टर्म्स हैं, यम टाइम्स टर्म है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू वन अपॉन टू यम जो हो गया वो यम टाइम्स हो गया, यम से यम कैंसिल हो गया, क्या आ गया वन बाई टू, वन बाई टू को ही हमने क्या माना था, एप्सिलॉन, तो यहाँ से हमको पता चला कि यक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन ये ग्रेटर देन हो गया किससे, वन बाई टू से, जबकि हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो लेस देन चाहिए बनाना था, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है कैसी हो गई, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगी, समझ में आ गया ना, ओके, बहुत बढ़िया। अब कुछ दूसरी थ्योरम बताते हैं, एक आती है इसमें सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, या इसको माउस ट्रैप थ्योरम भी बोलते हैं, माउस ट्रैप थ्योरम, है ना। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई दो सीक्वेंसेस हैं, तीन सीक्वेंसेस हैं, जैसे एक एक्स एन है और एक वाई एन है और एक जेड एन है, तीन सीक्वेंस है इस तरीके से, ठीक। कंडीशन ये है सच डैट कि जो है एक्स एन से बड़ा है वाई एन और वाई एन से बड़ा है जेड एन, तो ये कह रहा है कि आप क्या करो, चेक करो लिमिट एक्स एन की, और फिर चेक करो लिमिट जेड एन की, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर ये सेम जा रही है, ये बस ये कहता है कि अगर एक्स एन एल की तरफ जा रहा है, जेड एन भी एल की तरफ जा रहा है, तो वाई एन चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एल की तरफ जाएगा, तो यही कह रहा है, ये इम्प्लाई करेगा कि लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एन कहाँ पे जाएगा, एल की तरफ जाएगा, ये होती है हमारे पास क्या, सैंडविच थ्योरम, ठीक।
कैसे आप चेक करेंगे? जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आया कि लेट बी एन बराबर 1/n+1² प्लस 1/n+2² प्लस डॉट 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 1/2n का होल स्क्वायर। ये हमको एक सीक्वेंसेस दी गई है। अब इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? जैसे जो बी एन है, इधर हम ढूंढेंगे ए एन और सी एन टाइप से कोई सीक्वेंस ढूंढेंगे। तो हमेशा ये जो बी एन का टर्म आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो बी एन के टर्म आपको लिखे गए हैं, ठीक, तो कैसे होंगे? जैसे ये तो पता है कि n+1 जो है, बी एन के जो टर्म होंगे वो कैसे होंगे? ये हो जाएगा n/n+1 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा आपके पास n/2n का होल स्क्वायर। कि इस वाले टर्म से बी एन का टर्म बड़ा होगा और इस वाले टर्म से बी एन का टर्म छोटा होगा। ये बस मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे होता है, ये जो सीक्वेंस है इस तरीके से बाउंडेड होती है। तो आपको जस्ट चेक करना है कि इसकी लिमिट कहाँ जा रही है और इसकी लिमिट कहाँ जा रही है। जैसे n से एक n कट जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा। ये n कॉमन लेके काट दोगे यहाँ से, ठीक है? और ये भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कहाँ चला जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ये n स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अगर दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं तो बी एन की लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली 0 की तरफ जाएगी बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ठीक? हमको चेक करना होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना? सबसे छोटा टर्म कौन है और सबसे बड़ा टर्म कौन है। जैसे मैं अभी दूसरा एग्जांपल लिखूंगा। जैसे ये लिखा मैंने क्वेश्चन कि अगर बी एन बराबर, हमने ये ले लिया 1/n² + 1 प्लस 1/√n² + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n² + n। अब ये देखो, सबसे छोटा वाला टर्म ये होगा, सबसे बड़ा टर्म ये होगा। ए लार्ज टर्म होगा, ए स्मॉल टर्म होगा। तो बी एन को बाउंड करने के लिए क्या करना होता है? बी एन को बाउंड करने के लिए क्या करना होता है? जो स्मॉल टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं, तो 1/√n² + n, और जो लार्ज टर्म होता है उसको बाद में लिखते हैं। लिख लिया। फिर ऊपर क्या, कितने टर्म है? n टर्म है, तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ये होता है बाउंडेडनेस, कि आप सैंडविच को कैसे बाउंड करेंगे, ठीक? अब ध्यान दो, ये टर्म और ये टर्म की लिमिट आप चेक करो कैसी, कहाँ जाएगी। जैसे इसमें से n² अगर आप कॉमन लोगे तो n अपॉन, ये हो जाएगा n बाहर हो जाएगा, अंडर दी रूट के अंदर 1 + 1/n² आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ। इसको देखो, इसमें भी जैसे आप n कॉमन लोगे, n² तो 1/a आ जाएगा, √1 + 1/n, तो ये भी क्या, कहाँ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। तो बी एन को चेक करने की जरूरत नहीं, बाई सैंडविच थ्योरम ए भी किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब आता है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ध्यान दो, यहाँ पे लिखो CFT। CFT बोलते हैं कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये क्या होता है, इसके बारे में जानना कोशिश करते हैं जानने की, ठीक? कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट कहता है कि अगर 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 इफ लिमिट ऑफ एक्सन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एल की तरफ जा रहा है, अगर एक्सन का लिमिट एल की तरफ जा रहा है, देन जो लिमिट होगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x1 x2 से लेके डॉट 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 xn, और उसको डिवाइड कर दो आप किससे? n से, वो भी कहाँ जाएगा? l की तरफ जाएगा। ये बताता है कि अगर xn की लिमिट, मतलब इस तरीके से कुछ भी दिया हो तो जस्ट यू चेक xn की लिमिट क्या होगी, वो भी l की तरफ जाएगी। ये फर्स्ट थ्योरम कॉची की होती, ठीक? अगर सीक्वेंस के टर्म पॉजिटिव हैं और अगर इस तरीके से है कि लिमिट एक्सन की एल जा रही है, मतलब ये तो ऐसा हो गया। दूसरा ये कि इफ लिमिट एक्सन की एल जा रही है, अगर एक्सन की लिमिट एल जा रही है तो आप अगर इसकी लिमिट चेक करोगे, देन किसकी लिमिट चेक करोगे भाई साहब? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 x2 x3 डॉट 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 xn
की पावर 1/n, इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उसका एवरेज निकाल लो x1 से लेके xn का, उसकी भी लिमिट एल जाएगी, और उसका एवरेज नहीं मल्टीप्लाई निकाल लो, उसकी पावर 1/n कर दो, उसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी हमारे पास, एल की तरफ चली जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 1/2 से लेके 1/n बराबर क्या आएगा। तो जस्ट सिंपल आपको ये दिख रहा है कि अभी जो हमने कॉसी फर्स्ट थ्योरम, ए लिमिट का पहला टर्म है, ये लिमिट एक्सन का दूसरा, और ये एक्सन का तीसरा, इन सबको ऐड कर दो डॉट डॉट डॉट, ये डिवाइड हो रहा है किससे, एन से, तो आप जस्ट एक्सन चूज करो। एक्सन क्या है 1/n, एक्सन क्या निकल के आया 1/n, इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ। तो अगर एक्सन की लिमिट जीरो की तरफ जा रही है तो ये पूरे टर्म की लिमिट कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। बस खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ पा रहे हैं। दूसरी दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये आया कि फाइंड करो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 2/1 3/2 4/3 डॉट 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 n/n-1 की पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या आएगी। जैसे इसको भी अभी देखा, ये लिमिट का एक्सन का पहला टर्म, ए एक्सन का दूसरा टर्म, ऐसे ये एक्सन का लास्ट वाला टर्म, तो आप लास्ट वाले टर्म की लिमिट निकालो। लास्ट वाले टर्म की जैसे ही आप लिमिट निकालो, एक्सन की लिमिट क्या होगी, n/n-1। जैसे ही n यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 - n, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/1 - 1/n आ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा। अगर ये 1 की तरफ जा रहा है तो इस पूरे सीक्वेंस की लिमिट हमारी कहाँ चली जाएगी, 1 की तरफ चली जाएगी। बस इतना ही था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना। कॉसी फर्स्ट थ्योरम से प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने का मतलब है उसको हम बता रहे हैं कैसे लगते हैं। जैसे n फैक्टोरियल की लिमिट 1/n अगर है तो ये इन्फिनिटी होती है, इसको आपको चेक करके बताना है कि an बराबर ऐसा दिया गया तो ठीक। कैसे चेक करोगे, जैसे n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इंटू n, इसकी पावर 1/n है, इसकी हमको चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर ये कॉसी सी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका सेकेंड वाला पार्ट देखो, वहाँ पे n टर्म है सीक्वेंस में, तो ये वाला n देखो xn ये है, तो इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ओवरऑल इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी की तरफ ही चली जाएगी। कहने का मतलब ये। ओके, अब लिखो कॉसी सीक्वेंस, दूसरा लिखो कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉसी की दूसरी थ्योरम क्या होती है लिमिट की, जैसे अगर xn एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, इसकी है पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस, पॉजिटिव टर्म, अगर xn पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है आपके पास, तो आपने क्या किया, लिमिट निकाला किसका, xn+1/xn का, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और ये अगर l की तरफ जा रहा है देन लिमिट आई एम सॉरी, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे xn+1/xn l की तरफ जा रहा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे xn की पावर 1/n, ये भी कहाँ जाएगा, l की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है देन ऐसा होगा, मतलब अगर ये वाली टर्म l की तरफ जा रही है तब ये l की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर a l की तरफ जा रही है तो इसको भी l की तरफ ही जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या आएगी। तो देखो इसकी लिमिट पूछ रहा है, तो आप क्या करो, इसकी ना निकाल के इसकी लिमिट निकालो, यानी जो xn है वो एक्चुअली में n है, ये कंपेयर करो। तो आप क्या निकालो, xn+1/xn निकालो, xn+1 क्या आएगा, n+1/n, n कॉमन ले लोगे तो 1/1/n,
इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो 1 की तरफ जाएगा, तो अगर ए 1 की तरफ जा रहा है तो इसको भी 1 की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट 1 की तरफ जा रही है तो इसको 1 की तरफ जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? ओके, एक मिनट, आई थिंक स्लाइड्स खत्म हो गई, मैं ऐड करता हूँ। सो वेट, ये हो जाएगा। हाँ देखो, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 3n फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 3। ये क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि इसकी लिमिट फाइंड करनी। फाइंड ए एन की पावर 1/n, इसकी लिमिट फाइंड करनी। अब आपको हमेशा पता है कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो कॉची सेकेंड थ्योरम लिमिट से आप क्या करिए, आप इसकी लिमिट निकालिए। ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट, अगर ये एल की तरफ जाएगी तो ये इम्प्लाई करेगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, ए भी कहाँ जाएगी, एल की तरफ जाएगी। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे जब, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 3n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का पावर 3, मल्टीप्लाई आप करेंगे n फैक्टोरियल के पावर 3 से अपॉन 3n फैक्टोरियल, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? दूसरा ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल का पावर 3, और इधर आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ये हो गया n फैक्टोरियल, n प्लस 1 ये कम होके बाहर निकलता है, तो अगर आप n प्लस 1 को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, तो इसको हम लिखेंगे n प्लस 1 और साथ में लिखेंगे n फैक्टोरियल का पावर लिखेंगे 3, और ये हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से नहीं, गड़बड़ कर दिए क्या? ये बेसिकली हमारे पास देखो, यहाँ पे 3n का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3n का फैक्टोरियल है, हमने सिर्फ n पे फैक्टोरियल लगाया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहानी हम भी कहते हैं, कहानी तुम भी कहती हो। देखो भाई, इसको जब निकालेंगे आप यहाँ पे, तो पहले आएगा 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा आपके पास ए एन प्लस 1 है ना, n प्लस 1 के फैक्टोरियल का पावर 3, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल का पावर 3, नीचे आ जाएगा 3n का फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n, बाहर आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ से आएगा हमारे पास 3n प्लस 3 बाहर हो जाएगा, फिर 3n प्लस 2 बाहर हो जाएगा, 3n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 3n का फैक्टोरियल अपॉन, नीचे हमारे पास 3n का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। देखो इन सब में n क्यूब आ रहा है, तो सब में कॉमन ले लो n, 3 प्लस 3/n, फिर 3 प्लस 2/n, फिर 3 प्लस 1/n। जैसे सब में n कॉमन ले लिया तो कैंसिल होके कट जाएगा। अब इसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, a0 a0 a0, 3 3 3, यानी 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो इस वाले टर्म की लिमिट जो है 27 जा रही, इसका मतलब ये जो इसकी लिमिट है वो भी कितनी जाने वाली है, 27 जाने वाली है। हम ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब लिखिए एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर एक्शन सीक्वेंस है,
एक्सन हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, और कंडीशन ये है कि लिमिट आप निकाल रहे हैं एक्स एन प्लस वन और अपॉन एक्स एन की एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो एल की तरफ से आ रही है, और जहाँ पे कंडीशन ये भी है साथ में वेयर जो एल का मॉडुलस है वो लेस देन वन है, मतलब जो लिमिट एल है ये एल आई है ना, तो ये क्या है, वन से छोटा अगर आ गया, अगर वन से छोटा आ गया तो ये इम्प्लाई करेगा जो ओरिजिनल ऑफ एक्स एन है हमारे पास, इसकी लिमिट जो है वो जीरो की तरफ से आएगी। वाह, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ये तो पहली बात हो गई। इसी के अंदर दूसरी बात, अगर मान लो ये जो एल है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास कि एल जो है वो वन से अगर बड़ा आ गया तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू एक्स इन्फिनिटी है एक्स एन, ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ से आएगा। दिस इज़ अ ओवरऑल रिजल्ट। सर कैसे दिखाते हैं, डोंट वरी, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने का प्रयास करता हूँ। समझिएगा कि हमें निकालना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एन फैक्टोरियल। क्या होगा, आपको क्या करना है, एक्स जस्ट आपका रियल नंबर है, तो आपको जो एक्स एन दिया गया है, एक्स एन क्या दिया गया है, एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सबसे पहले आपको काम करना है एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन निकालना है, तो ये आ जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। जब डिवाइड करोगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन आएगा, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कट गया तो ऊपर आ गया एक्स एन फैक्टोरियल, नीचे आ गया एन प्लस वन और साथ में एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास ओवरऑल टर्म आ गया एक्स अपॉन एन प्लस वन। एक्स एक नंबर है जो कि रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो ये जीरो की तरफ चला जाएगा, ये जीरो की तरफ चला जाएगा। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वन से तो छोटा ही हो गया, वन से छोटा हो गया तो इसकी लिमिट जो है कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी। बस इतना हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं आपको। समझ आया भाई? ओके, एक लिमिट निकलवाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर फोर समेसन जे बराबर ज़ीरो टू टू एन माइनस वन और साथ में जे क्यूब, एक किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 8। बताओ कैसे लगाओगे इसको। इसको लगाने के लिए जस्ट आपको एक काम करना है कि ये देखो, जो एन टर्म के सम का फार्मूला होता है, ये क्या लिखा है, ये हमारे पास ये तो वन अपॉन एन की पावर फोर साथ में वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में टू एन माइनस वन का क्यूब। इसकी तो लिमिट हमको निकालनी, और ये जो होता है वन से लेके वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब, इसका जो सम होता है वो आता है हमारे पास एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये आता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म कितने हैं, टू एन माइनस वन, तो जहाँ पे ये एन आया उसकी जगह पे टू एन माइनस वन लिख दो, वन अपॉन एन की पावर फोर, यह जाएगा टू एन माइनस वन एक ब्रैकेट में टू एन माइनस वन प्लस वन की अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ से वन कैंसिल हो गया, एक टर्म बचा वन अपॉन एन की पावर फोर, ये हो गया टू एन माइनस वन का स्क्वायर, साथ में हो गया टू एन का स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया 4। अब देखो n की पावर फोर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो n की पावर फोर से n की पावर फोर कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। जैसे इन्फिनिटी ले जाओगे जीरो की तरफ जाएगा, तो आंसर आएगा टू की पावर टू डेट इज 4। ये सही हो गया, ये सारे गलत। समझ आ रहा है ना कि कैसे हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बहुत आसान है यार, इतना कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने और जानने की ज़रूरत है। अगर समझोगे जानोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो भाई साहब देखो, सीक्वेंस का पोर्शन यहीं पे होता है खत्म। अब हम दूसरे लेक्चर में आपका स्टार्ट करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर। सीरीज ऑफ रियल नंबर, इस सीरीज क्या होती है, मतलब सीक्वेंस वही रहेगी जैसे वन बाई एन स्क्वायर, अब इसके आगे समेसन लगा दो, ये बन गया सीरीज। ये बताओ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी, जो भी है। तो ये क्या करेगी, ये एक पी टेस्ट होता है कि समेशन वन अपॉन एन की पावर पी है, तो पी ग्रेटर देन वन, दिस इज कन्वर्जेंट।
p लेस आर इक्वल टू 1, दिस रेज इज डाइवर्जेंट। खत्म। ये क्या होगा, p का मान क्या है 2, ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ये आप देखेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आया? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए।